12वीं कक्षा के सभी छात्रों का इस वीडियो के माध्यम से मैं तेन सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, स्वागत करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो विदेश संबंध हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा बच्चों आप जानते हैं कि भारत ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता प्राप्त की, या आप यूँ भी कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व जो है दो ध्रुवों में बँट चुका था। अब यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दो ध्रुव से क्या आशय है, क्या मतलब है। दो ध्रुव का मतलब ये है कि पूरा जो विश्व है इसमें दो महाशक्तियाँ बनकर उभरी। उसमें एक तो रूस थी और दूसरी अमेरिका। तो दो ध्रुव जो हैं, रूस और अमेरिका थे। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ बहुत आगे तक की सोच रखते हुए भारत की विदेश नीति जो थी उसको तय किया। तो जो हमारे विदेश नीति थी उसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप दिखाई देती है। उनकी सोच का जो है स्पष्ट असर दिखाई देता है भारतीय विदेश नीति पर। नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे। पहला था संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता से मतलब है कि हमने जो आज़ादी प्राप्त की, बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत जो हमारे बलिदानी थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और बहुत बड़े संघर्ष के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो उस आज़ादी को बनाए रखना, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें बिना किसी बाहरी दबाव के। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था विदेश नीति का। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है अपने देश की, उसको हम बनाए रखें। हम आपसी में लड़ाई भिड़ाई ना करें, हम अपनी अखंडता को बनाए रखें, ये उद्देश्य था। और तीसरा है तेज गति से आर्थिक विकास करना। हमारा जो विकास है देश का, उसको गति मिले। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। उनकी जो है ये तीन प्रमुख जो है ये उनके उद्देश्य थे। उसके बाद है भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो देश भारत है, स्वतंत्रता के पश्चात अभी बताया कि जो विश्व है समूचा वो दो भागों में बट गया, रूस और अमेरिका। तो हुआ क्या, कुछ देश अमेरिकी गुट के साथ चले गए, कुछ देश जो रूसी गुट था उसके साथ चले गए। महाशक्ति होने के नाते अपने जो व्यक्तिगत हित थे उन देशों ने देखे और वो अलग अलग गुट में शामिल हो गए। लेकिन भारत की नीति यह थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इसे गुटनिरपेक्षता की जो है नीति का नाम दिया गया। हम जो बातें जिसकी अच्छी होंगी, सही होंगी, उसको हम मानेंगे, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो। तो हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, किसी गुट से हम बंधकर नहीं रहेंगे। तो पहला जो हमारा मुख्य तत्व है विदेश नीति का, वह गुटनिरपेक्षता। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है वसुधैव कुटुंबकम की धारणा। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानना। पूरा विश्व जो है एक परिवार है, तो हम सब मिलकर रहें। यह नीति जो है हमारी विदेश नीति का मुख्य तत्व है। फिर है अगला जो बिंदु है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना। जो
विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसमें जो है हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी मर्जी से निर्णय लेकर सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ये भी जो है हमारी विदेश नीति का प्रमुख जो है घटक है, मुख्य तत्व है। फिर है अगला पंचशील। पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना। तो पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो हमारी भारतीय विदेश नीति के जो है मुख्य कारक हैं। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ और जिसमें निम्नलिखित 5 बिंदु हैं पंचशील के। पहला है कि कोई भी देश एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। तो हमारी विदेश नीति ये है कि हम किसी भी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे, केवल सुरक्षात्मक बाद में हम निर्णय लेंगे, लेकिन पहले हम जो है आक्रमण किसी देश पर नहीं करेंगे। ये समझौता हुआ प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच में, द्विपक्षीय, भारत और चीन के बीच में। अगला जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। तो जो भारतीय विदेश नीति है बेटा, उसका एक मुख्य कारक ये भी है, महत्वपूर्ण बिंदु, कि हम दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले में हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा हम चीन से भी ये अपेक्षा करेंगे या दूसरे देशों से कि वो भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। हमें अपना देश कैसे चलाना है, उनको अपने देश कैसे चलाना है, वो अपने निर्णय लें, हम अपने स्वतंत्र निर्णय लें। फिर अगला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। तो हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करें, आदर करें, उसमें हस्तक्षेप ना करें। हम किसी के देश की क्षेत्रीय अखंडता जो है उसमें हम छेड़छाड़ न करें, उसका सम्मान करें। फिर बेटा अगला चौथा पंचशील का सिद्धांत है समानता और परस्पर मित्रता की भावना। चीन के साथ हमारा समझौता हुआ पंचशील के अनुसार, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि हम समानता का हिसाब रखेंगे उस देश के साथ और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे। दोस्ताना व्यवहार हमारा होगा, मन में भावना जो दोस्ती की होगी, है ना, शत्रुता की नहीं। तो समानता, बराबरी और आपसी मित्रता की भावना हम रखेंगे। ये जो है समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु और था। और आखिरी जो बिंदु था पंचशील का या समझौते का, 5 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो शांतिपूर्ण तरीका बनाए रखते हुए हम सब अपना अस्तित्व बनाए रखें। तो ये भी एक मुख्य बिंदु था। तो ये बेटे मैंने आपको 5 जो है बिंदु बताए मुख्य पंचशील के। तो पंचशील के जो है ये बिंदु हैं जो मैंने बताया, जो हमारी जो भारतीय विदेश नीति है इसका आप कह सकते हैं कि आधार हैं। क्या हैं? आधार हैं। तो ये ठीक है। अब 5वां जो है निःशस्त्रीकरण। भारत जो है निःशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है। भारत की सोच ये है कि शस्त्र की संख्या सीमित हो, कम से कम हो, ताकि युद्ध के खतरों को कम से कम किया जा सके, न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके। उसके बाद है 6, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। यदि अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं तो हमारा देश इस बात पर जोर देगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हों, युद्ध जैसी स्थिति से या तनातनी से नहीं हो। फिर है 7वां मुख्य जो पॉइंट है अंतिम, हमारा देश भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवाद का अर्थ ये है कि जैसे आप जानते हैं हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन रहा, तो हमारा देश उनके देश का उपनिवेश था, भारत इंग्लैंड का, और उनका साम्राज्यवाद जो साम्राज्य हमारे भारत में था। तो हमारा देश भारत ये चाहता है कि कोई भी देश की दूसरे देश पर शासन ना करे, किसी भी देश को अपना उपनिवेश ना बनाए। अतः हमारा देश भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है। उसके बाद है
नेहरू जी गुट निरपेक्षता द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर का मत था, उनका ये मानना था डॉक्टर अम्बेडकर का कि हमें अमेरिका के प्रति झुकाव वाली विदेश नीति बनानी चाहिए, क्योंकि वह लोकतंत्र का बड़ा हिमायती है। ऐसे सोचना था डॉक्टर अम्बेडकर जी का। फिर है वाडुंग सम्मेलन। वाडुंग सम्मेलन जो है, इसको हम आप कह सकते हैं ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है हमारा, उसकी शुरुआत थी। ठीक है, तो प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में, क्या नाम था शहर का? बाडुंग। कहाँ पे? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो शहर है बाडुंग, उसमें 1955 में ये जो है सम्मेलन हुआ। यह नेहरू जी की एशियाई एवं अफ्रीकी नव स्वतंत्र देशों की एकता का प्रयास थी। जो एशियाई और अफ्रीकी देश नए नए आज़ाद हुए थे, उनको एकत्रित करने के लिए, उनको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ये शुरुआत थी, कोशिश थी पंडित नेहरू जी की। यही 1961 में, कब? 1961 में बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है हुआ। ठीक है ना। तो उसके बाद है बाडुंग सम्मेलन, आपका ये हुआ। उसके बाद है बाडुंग सम्मेलन की दूसरी बैठक 2005 में। कब? दूसरी बैठक 2005 में हुई और 50वीं वर्षगांठ पर हुई, जिसमें 106 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 106 देशों में भाग लिया 2005 में। ये हो गया आपका। उसके बाद है अगला तीसरा बाडुंग सम्मेलन 2015 में 60वीं जयंती पर हुआ, जिसमें 109 देशों ने भाग लिया। ठीक है। उसके बाद है भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए 1956 में मिस्र के खिलाफ ब्रिटेन के हमले का विरोध किया, जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ था। तो ये भी बिंदु है। ठीक है। उसके बाद है भारत चीन संबंध। हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसके साथ संबंध कैसे हैं? आप सब समाचार के माध्यम से जुड़े हैं, आप टीवी पे खबरें देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो आप सब जानते हैं कि भारत और चीन के संबंध जो है कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में, तो वर्तमान में संबंध कैसे हैं इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी पहले जो है शुरुआत करें। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीनी कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था। तो नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। ये बात हम नोट करेंगे कि हम उस समय के जो सरदार वल्लभ भाई थे पटेल, ये हमारे गृह मंत्री थे। क्या थे? हमारे गृह मंत्री। तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन जो है भारत पर आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी का मत इसके विपरीत यह था कि इसकी संभावना नहीं है। उन्हें जो है चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, नेहरू जी को। तो उसके बाद जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया और भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बती नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायियों सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। किसको? जो धार्मिक नेता थे उनके, तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने शरण मांगी और भारत ने उन्हें शरण दे दी, उनके अनुयायियों सहित, जो उनको फॉलोवर थे, उनके अनुयायी थे। तो 1959 में भारत ने जो है उनको राजनीतिक शरण दे दी। कब दी? 1959 में। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी माना। चीन ने माना कि भारत हमारे खिलाफ जा रहा है। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण सीमा विवाद था। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। इस बारे में हम अभी अंत में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे भारत चीन के संबंध की, तो उस बारे में जो है तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब रहे। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया।
उसके बाद चीन से हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय बहुत नुकसान हुआ, तो बहुत बेइज्जती हुई नेहरू जी की। 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया, दोबारा शुरुआत की गई 1962 के बाद 1976 में। 1900 अब है अगला बिंदु। 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे उस समय। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, विदेश मंत्री थे। और श्री राजीव गांधी, इन्होंने 1962 के बाद अपने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही चर्चा ज़्यादा हुई, ठीक है। उसके बाद है 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्रा जो है उसको व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन जो है सिक्किम को भारत का अंग मानता है। तो भारत ने यह माना कि चीन जो है वो सिक्किम को भारत का अंग मानता है। उसके बाद है चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने और पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये पुरानी बात है, वर्तमान में हम चर्चा करेंगे आज में क्या हालत है। उसके बाद सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग सड़क जो है वो खोलना था, तो ये प्रयास था। उसके बाद मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए। प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय, प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में हो रही है। तो भारत चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। फिर दोनों देश की शांति व पारदर्शिता भारत चीन सीमा पर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति से हम आखिर में जो है मैं पुनः कहना चाहूँगा, अवगत होंगे। फिर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ मीन्स स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता, T से ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीतियाँ, व्यापार, तकनीक, R से रिलेशनशिप, संबंध, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड मूवीज़, मनोरंजन, कला व सिनेमा, N से नेचर, कंजर्वेशन, प्रकृति का संरक्षण, G से गेम्स, खेल, T से टूरिज्म यानी पर्यटन, H से हेल्थ एंड हीलिंग यानी स्वास्थ्य एवं निदान। तो भारत में चीन के मध्य डोकलाम के क्षेत्र में तनातनी 16 जून 2017 को शुरू हुई थी। दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 28 अगस्त को 2017 को समाप्त हो गई थी। तो यह है बेटा पुरानी बात है। अब वर्तमान में जो है क्या स्थिति है इस बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2014 में अहमदाबाद में मुलाकात हुई और 2019 में महाबलीपुरम में एक साथ सैर की दोनों ने। तब दोनों के बीच बहुत मधुर लग रहा था, बहुत मधुर संबंध हैं, लेकिन अब रिश्ते जो है कड़वाहट से भर गए हैं। वर्तमान में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगी भावना हमेशा रही है, लेकिन बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नज़र आ रही है। लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प से ने दोनों देशों के बीच फिर से वही कड़वाहट पैदा कर दी है। अभी कुछ दिन पहले गलवान घाटी में जो चीन ने अपनी सेना तैनात कर दी है उस क्षेत्र में, तथा भारत के 20 सैनिकों को जो है उन्होंने हमला करके मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और चीन और भारत एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर भारत में चीनी विरोधी लहर चल पड़ी है और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीनी ऐप हैं कई वो बंद कर दिए हैं
और आप जानते हैं कि कई जो चीनी कंपनियों को ठेके थे निर्माण कार्यों के, उनको भी जो उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ऐसे में चीन से और भारत के रिश्ते जल्दी फिर से पटरी पर आते मुश्किल लग रहे हैं। लोगों में भावनात्मक उफान है और सीमा पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे भारत हो चाहे चीन हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जान देने वाले सैनिकों को नहीं भूला जाएगा। तो प्रधानमंत्री हमारे श्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनका कहना ये है कि हम हर हालत में जो है अपना बदला लेंगे तथा अपने जो भारतीय जो पक्ष है उसको सबल बनाएंगे। उसके बाद बेटा अगला है भारत पाकिस्तान संबंध। तो ये बेटा आपके जो सिलेबस है उसमें से डिलीट हो चुका है, तो आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं बेटा, लेकिन प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे, तो इसलिए आप इसको जो है आप स्वयं अपने घर पे पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा भारत का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है भारत का वो क्या है। मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके नेतृत्व में जो है परीक्षण किया 1974 में पोखरण में। 1974 में मई 1974 में पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। उसके बाद फिर मई 1988 में मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। हमने घोषित कर दिया कि हमारे पास परमाणु बम, परमाणु शक्ति हम हैं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान जो है उसने भी जो है अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया कि हमारे पास भी जो है वो जो परमाणु शक्ति है वो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद है इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार का शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एवं 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। भारत इन्हें भेदभावपूर्ण इसलिए मानता है कि भारत का मानना है कि ये जो ट्रीटी है CTBT, ये जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने पक्ष में की गई है। जो विकासशील देश हैं, जो विकास की ओर अग्रसर हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उन्हीं प्रतिबंधों को जो विकसित राष्ट्र हैं वो स्वयं नहीं मानते हैं। इसलिए भारत का मानना है कि ये जो CTBT ट्रीटी है, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये जो है भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत ने साइन इस पे नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किए। फिर है भारत की परमाणु नीति। तो भारत की परमाणु नीति में बेटा है कि भारत जब शांति के लिए, केवल शांति के लिए जो है इसका प्रयोग करेगा परमाणु शक्ति का। ये हमारा जो है भारत की जो नीति का एक हिस्सा है, ठीक है। भारत शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, ये हमारी परमाणु नीति है। उसके बाद है भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के मुंह ओर ताकेंगे, यदि हमें लगता है कि हमें परमाणु या अन्य हथियारों की ज़रूरत है तो हम जो है उनका निर्माण करेंगे, बनाएंगे अपने आवश्यकता अनुसार। हमें यदि लगता है कि हमारे देश को आवश्यकता है, ज़रूरत है इनकी, तो हम उनका जो है निर्माण करेंगे। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। तो भारत का मानना ये है कि जो परमाणु हथियार है उनका प्रयोग पहले भारत नहीं करेगा, अपनी आत्मरक्षा में, सुरक्षा में केवल उनका प्रयोग करेगा, पहले भारत जो है उनका प्रयोग नहीं करेगा। अगला बिंदु है परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। तो परमाणु हथियार जो है उनको प्रयोग हम करने की जो ताकत है, कौन निर्णय लेगा, वो सर्वशक्ति राजनीतिक सत्ता हाथ में। जो उस समय के जो राजनीतिक शीर्ष होगा वो निर्णय लेगा कि हमें परमाणु हथियार का प्रयोग करना है अथवा नहीं करना है। फिर भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों पर सभी पर मसलों पर व्यापक सहमति है। तो छोटे बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय अखंडता पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय हित के जो मसले हैं उन पर सभी राजनीतिक दल जो है एक ही राय रखते हैं देश के हित में। उसके बाद अगला अंतिम है बेटा
बिंदु कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। तो ये बेटा महत्वपूर्ण बिंदु थे। आखिरी बिंदु को एक बार वो फिर मैं समझाता हूँ। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो इसके बाद विदेश नीति जो है हमारी, इसका निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। तो जो नीति बनाएगी अमेरिका द्वारा वो उदारीकरण, अमेरिका जिसका पोषण करता था, और ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखकर, पूरे विश्व को वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर जो है नीतियाँ बनाई जाने लगी तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी जो है विशेष महत्व दिया गया। आपसी जो क्षेत्रीय सहयोग है उस पर भी जो इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत महत्व दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका आज का ये पाठ है, तो जिसमें हमने भारत के विदेश संबंधों के बारे में चर्चा की। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे बार बार। और आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, देखिए चूँकि नियमित कक्षाएं नहीं हो रही हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जो है घर पर रहकर इनको अच्छी तरह पाठ को पढ़ेंगे। आपके पास जो है सहायक सामग्री है ना, उसकी सहायता से, और जो हम ऑडियो क्लिप्स भेज रहे हैं या वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, तो इनको आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में आपके कुछ नहीं आता है, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमें समझने की आवश्यकता है, तो आप जो है निसंकोच होकर मुझे मेरे राजनीति विज्ञान समस्या से संबंधित अथवा कोई भी आपकी समस्या हो, आप निसंकोच होकर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको प्रयास करूँगा कि मैं आपको पूरा समझाऊँगा।